हेलो स्टूडेंट्स, तो ये डिस्कशन इस डायग्राम का, जो कि डायग्रामेटिक सेक्शन व्यू ऑफ ओवरी है, एक तरीके से आप समझिए इसको। ये डायग्राम फिगर 3.7 एनसीईआरटी पेज नंबर 49 पर है और इसका एक्सप्लेनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट डायग्राम है, बहुत बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि फॉलिकुलर स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया गया है। तो प्राइमरी oocyte के बारे में पता चल गया हमें कि oogenesis जो है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज में स्टार्ट होती है और एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही जो जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स होती हैं, वो जर्मिनल एपिथेलियम में एक जर्म सेल्स होती है। वो जर्म सेल्स क्या बना लेती है, माइटोसिस करके ओवम मदर सेल या oogonia सेल्स बना लेती हैं और ये oogonia सेल्स में फर्स्ट मियोसिस स्टार्ट भी हो जाती है, जो प्रोफेज 1 में अरेस्ट हो जाती है, यानी वहीं पर रुक जाती है, टेम्पोरली अरेस्ट होती है। और इन्हें हम कहते हैं प्राइमरी oocytes। जिस सेल में, जिस स्टेज में फीमेल की ओवरी, जब फीमेल कोई प्यूबर्टी स्टेज में आती है फीमेल चाइल्ड, तो उसमें जो उसकी ओवरी में सेल्स होती हैं वो इस स्टेज में होती हैं, जिसको हम कहते हैं oocyte। और oocyte को प्राइमरी oocyte एक्चुअली कहा जाता है, जो कि टेम्पोरली अरेस्ट फेज होती है प्रोफेज 1 की। और एफएसएच हार्मोन के अंडर कंट्रोल ये सारा डेवलपमेंट अब होता है आगे, जो आप डायग्राम में देख रहे हैं कि ये प्राइमरी फॉलिकल्स बनते हैं, ये सेकेंडरी फॉलिकल बनता है और फिर उससे टर्शरी फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल, ये पूरा प्रोसेस स्टेप 1, 2, 3, 4 एंड 5 जो है, ये अंडर हार्मोन जो है वो एफएसएच हार्मोन है, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ होता है, इस हार्मोन के कंट्रोल में होता है। और ये जो आप देख रहे हैं प्रोसेस 6 नंबर पर, जिसको क्या कहा जा रहा है कि oocyte रिलीज़ हो रही है, तो ये जो oocyte रिलीज़ होती है ये सेकेंडरी oocyte होती है, जो कि अरेस्ट एट मेटाफेज सेकेंड है। वहाँ पर मेटाफेज सेकेंड अरेस्ट सेकेंडरी oocyte रहती है, वो रिलीज़ होती है फॉलिकल से। और ये इसे कहते हैं, इसी प्रोसेस को रिलीज ऑफ ओवम को ही कहते हैं ओव्यूलेशन। और ये काम होता है एलएच हार्मोन, जिसे हम कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ओव्यूलेशन करवाता है। तो ये दोनों हार्मोन एलएच और एफएसएच, इनको कलेक्टिवली कहा जाता है गोनेडोट्रोपिन्स। गोनेट्स पे काम कर रहे हैं, इसलिए ओवरी पे काम कर रहे हैं, इसीलिए इसको कहा जा रहा है। ओवरी की सेल्स में ही काम कर रहा है एफएसएच और ये एलएच ओवम को रिलीज़ करवाता है। तो गोनेडोट्रोपिन्स इनको कहा जाता है। और ये गोनेडोट्रोपिन्स कौन रिलीज़ करता है, ये गोनेडोट्रोपिन्स रिलीज़ करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी। और एंटीरियर पिट्यूटरी को कौन एक्टिवेट करता है, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स, या उसी को कहते हैं जीएनआरएच, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये हार्मोनल कंट्रोल आपको बताया मैंने। हार्मोनल कंट्रोल में क्या हमें पता चला, फिर से समझ लेते हैं। हार्मोनल कंट्रोल में हमें पता चला कि एक हमारा ब्रेन का हिस्सा है जिसको कहते हैं हाइपोथैलेमस। क्या कहते हैं, हाइपोथैलेमस। और ये रिलीज़ करता है एक हार्मोन, कौन सा, जीएनआरएच, जीएनआरएच। तो ये जो जीएनआरएच है हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, ये कहाँ काम करता है, जाके एंटीरियर पिट्यूटरी पे। किस पे काम करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी पे। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगी, रिलीज़ करवाएगी दो हार्मोन एफएसएच और एलएच। ठीक है, तो एफएसएच जो है ये स्टेप 1, ये पूरे स्टेप जो है, ये सारे प्रोसेस जो है ये कौन करवाता है, एफएसएच करवाता है। और ये ओव्यूलेशन एलएच हार्मोन करवाता है। तो ये आप हार्मोनल समझ गए, हाइपोथैलेमस है, रिलीज़ करता है जीएनआरएच, जो काम करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे। एंटीरियर पिट्यूटरी बदले में दो हार्मोन रिलीज़ करता है, एफएसएच और एलएच, और इनका अपना अपना काम है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हार्मोन के कंट्रोल में ये प्रोसेस होती है, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो अब ये प्रोसेस में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं ये हम देखते हैं। एफएसएच के अंडर इफेक्ट पे क्या क्या चेंज होते हैं ये हमें देखना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये अंदर की तरफ जो ये सेल है एट द प्यूबर्टी स्टेज सेकेंड, ये प्राइमरी oocyte है जो प्रोफेज 1 में अरेस्ट है। और एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही इसके चारों ओर एक फॉलिकुलर सेल्स, फॉलिकल सेल्स या ग्रेन्युलोसा सेल्स की एक लेयर बनी होती है,
और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, प्राइमरी फॉलिकल कहा जाता है। यहाँ से डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, तो डेवलपमेंट के दौरान क्या हुआ कि ये ग्रैन्युलोसा सेल की एक लेयर की जगह 2 लेयर बन गई। देखिए ये एक लेयर थी, ग्रैन्युलोसा सेल की एक लेयर और बन गई। पहले यहाँ एक ही लेयर थी और लेयर्स बन गई। तो ये जो और लेयर्स बनी, एक चेंज तो ये हुआ और भी चेंज होगा। दूसरा चेंज क्या होता है कि ये थीका लेयर बन जाती है। आप ये देख रहे हो ये थीका, तो ये थीका लेयर एक्चुअली क्या है, ये ग्रैन्युलोसा सेल्स हैं, इनको यहाँ से भी कवर करती है एक लेयर और एक लेयर यहाँ से भी कवर करती है ग्रैन्युलोसा सेल्स को, जिसको कहते हैं थीका। ये थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना 2 लेयर हुई, थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना। तो इंटरना अंदर वाली है, जो थीका इंटरना है, थीका इंटरना अंदर वाली लेयर जो है थीका इंटरना, ये एक हार्मोन रिलीज़ करती है जिसे हम कहते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन। थीका इंटरना जो अंदर वाली लेयर है, ये फीमेल का जो हार्मोन जिसे कहते हैं और एस्ट्रोजन हार्मोन, ये कहाँ से रिलीज होता है, यही जो ओवम डेवलप हो रहा है इसी में फॉलिकुलर सेल्स बनते हैं, इसी से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे कहा जाता है एस्ट्रोजन हार्मोन। यही जो एस्ट्रोजन हार्मोन है इसको ही ब्यूटी हार्मोन भी कहा जाता है। और कहाँ से रिलीज़ हो रहा है, ये फॉलिकुलर सेल्स की कवरिंग जो है थीका इंटरना से। ठीक है, तो ये जो इतना चेंज हुआ कि फॉलिकल की जो लेयर्स हैं ये कई लेयर बन गई और थीका भी बन गया। तो इसी डेवलपमेंट के बाद इसको क्या कहा जाता है, सेकेंडरी फॉलिकल कहा जाता है। ठीक है, तो ईच प्राइमरी oocyte गेट्स सराउंडेड बाय लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स and known as primary follicle. Large number of these follicles degenerate during the phase from birth to puberty. birth से लेकर puberty तक ऐसी बहुत सारी सेल्स, जैसे ये एक सेल है, ऐसी बहुत सारी सेल्स होती हैं जो मिलियंस की संख्या में रहती हैं ओवरी में, ऐसी मिलियंस में रहती हैं। लेकिन चाइल्ड बर्थ से लेकर प्यूबर्टी की स्टेज तक, यानी कि जब तक फीमेल मैच्योर होती है 9 से लेकर 14 तक की स्टेज जब तक आती है, तब तक ऐसी बहुत सारी इस तरीके की बहुत सारी सेल्स जो मिलियन की नंबर में थी वो उनकी संख्या घट जाती है, डीजनरेट हो जाती है और हर ओवरी में लगभग 60,000 से लेकर 80,000 तक की सेल्स जो हैं वो बची रहती हैं। ठीक है, यानी कि एट प्यूबर्टी ओनली 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी। यानी ऐसी जो प्राइमरी फॉलिकल है लगभग 60,000 से 80,000 सेल्स फिर भी रहती हैं। ठीक है, the primary follicles get surrounded by more layers of granulosa cells and a new theca formed that is called now secondary follicle। तो ये जो प्राइमरी फॉलिकल है इसमें ग्रेनुलोसा सेल्स की और लेयर बनती है और साथ ही साथ थीका बन जाता है। क्या क्या बन जाता है, ग्रेनुलोसा सेल्स की और लेयर बनती हैं। ये ग्रेनुलोसा सेल की और लेयर बन गई, देखिए ये एक लेयर थी, दूसरी लेयर भी बनी और साथ ही साथ थीका बन गया, तभी इसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल कहने लगते हैं। तो सेकेंडरी फॉलिकल है सून ट्रांसफॉर्म्स इनटू टर्शियरी फॉलिकल, ये जल्दी ही टर्शियरी फॉलिकल में बदल जाता है, विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंट्रम। अब ये सेकेंडरी फॉलिकल जो है वो टर्शियरी फॉलिकल या मैच्योर फॉलिकल में बदलने वाला है। कब कहते हैं इसे, क्योंकि यहाँ पर एक लार्ज फ्लूइड फिल्ड कैविटी बन जाती है जिसका नाम होता है एंट्रम। जब हम टीएस ओवरी देखते हैं तो यही लार्ज फ्लूइड फिल्ड स्पेस हमें दिखाई देता है टीएस एंट्रम, टीएस ओवरी में। तो इसी से पहचानते हैं कि ये स्लाइड ओवरी की स्लाइड है। द सेकेंडरी फॉलिकल ट्रांसफॉर्म्स इनटू टर्शियरी फॉलिकल। टर्शियरी फॉलिकल इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंट्रम एंड थीका लेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू इनर थीका इंटरना एंड आउटर थीका एक्सटर्ना। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि दिस स्टेज पर आप देख सकते हो कि जो प्राइमरी oocyte है वो साइज़ में बढ़ जाती है और अपना फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट कर चुकी होती है। ये अंदर की तरफ जो आप सेल देख रहे थे एक्चुअली जिसका डेवलपमेंट हो रहा है, ये सेल, ये oocyte इसके अंदर है ना, ये oocyte, ये oocyte सेल, ये पहले इतनी छोटी थी, फिर देखिए इसका ये थोड़ी बड़ी हुई, यहाँ पे भी इसका साइज़ बड़ा हुआ है, यहाँ भी साइज है, अब यहाँ पे भी थोड़ा सा साइज़ इसका ग्रो करता है।
तो इस स्टेज तक आने तक क्या होता है कि फर्स्ट मियोसिस कंप्लीट हो जाती है, जो कि अरेस्ट स्टेज में थी यहाँ चाइल्ड बर्थ के समय से ही, और प्यूबर्टी के टाइम पर भी अरेस्ट थी। प्यूबर्टी आने पर अब यही डेवलपमेंट होता है। पहले तो फॉलिकुलर डेवलपमेंट होता है और अंदर जो oocyte सेल है इसमें मियोसिस कंप्लीट हो जाती है। फर्स्ट मियोसिस जो है वो कंप्लीट हो जाती है, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाती है। और जैसे ही फर्स्ट मियोसिस कंप्लीट हो जाती है तो इसी को क्या कहने लगते हैं, सेकेंडरी oocyte कहने लगते हैं। यही प्राइमरी oocyte जो यहाँ पर थी प्राइमरी oocyte थी, अब इसी को क्या कहने लग जाते हैं, इसे ही सेकेंडरी oocyte कहने लग जाते हैं। लेकिन अभी ये जो डिवीज़न होता है अनइक्वल डिवीज़न होता है, जिससे कि एक ही oocyte बनती है और दूसरी जो सेल बनती है उसको कहते हैं पोलर बॉडी। ठीक है, इट इज़ एन अनइक्वल डिवीज़न रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte। क्योंकि ये मियोसिस है इसीलिए कैसा डिवीज़न है ये, यहाँ पर 23 क्रोमोसोम्स ही इसमें रहेंगे और जो ये oocyte बनेगी इसमें 23 क्रोमोसोम होंगे। यहाँ जो oocyte थी ये इसमें 46 क्रोमोसोम थे, यहाँ वाली में 46 क्रोमोसोम थे, और यहाँ जब आ गई इस स्टेज में तो अब इसमें कितने क्रोमोसोम हो गए, 23 क्रोमोसोम्स हो गए। ठीक है, द सेकेंडरी oocyte retains bulk of the nutrient rich cytoplasm of the primary oocyte। तो जितना मेन न्यूट्रिएंट था प्राइमरी oocyte का वो सब ये ले लेती है, और जो पोलर बॉडी होती है उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलता, और इसीलिए एक ही oocyte बनती है और दूसरी पोलर बॉडी बनती है, जिससे कि सारा न्यूट्रिशन जो है इसी को मिले। ठीक है, अब जो ये टर्शियरी फॉलिकल है ये मैच्योर फॉलिकल में बदल जाता है, मतलब थोड़ा और डेवलपमेंट हो गया। और सेकेंडरी मैच्योर फॉलिकल में बदलने, टर्शियरी फॉलिकल और मैच्योर फॉलिकल में बेसिक डिफरेंस इतना है कि ये जो सेकेंडरी oocyte बनी हुई सेल है इसमें सेकेंड मियोसिस भी स्टार्ट हो जाएगी। सेकेंड मियोसिस का प्रोफेज होगा और मेटाफेज होगा, मेटाफेज के बाद रुक जाएगा, मेटाफेज अरेस्ट। तो अब इसी को कहने लग जाते हैं मैच्योर फॉलिकल या ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल में डबल ए है, ये भी क्वेश्चन नीट में पूछा गया है। ठीक है, तो आपको पता चल गया द टर्शियरी फॉलिकल चेंजेस इनटू मैच्योर फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल बन जाती है, और इसी समय जो सेकेंडरी oocyte है वो क्या कर लेती है, उसमें सेकेंड मियोसिस स्टार्ट हो जाती है। और साथ ही साथ जब ये मैच्योर फॉलिकल बनाए तो एक और चेंज हमें दिखाई देता है। और क्या चेंज दिखाई देता है, ये इतना आप समझ गए हैं। तो ये जो सेकेंडरी oocyte है, पहले तो हमें कुछ जो चेंजेस हैं, देखिए प्राइमरी फॉलिकल के सेकेंडरी फॉलिकल बनना और सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शियरी फॉलिकल बनना हमने देखा। टर्शियरी फॉलिकल से मैच्योर फॉलिकल जो है उसमें क्या चेंज हो जाता है, इसके चारों ओर मैच्योर फॉलिकल जब बनता है तो ओवम के चारों ओर एक लेयर बन जाती है जिसे क्या कहते हैं, जोना पेल्यूसिडा, और एक और लेयर इसके बाहर बन जाती है जिसे क्या कहते हैं, कोरोना रेडिएटा। ओवम की लेयर्स हैं ये दोनों, कोरोना रेडिएटा और जोना पेल्यूसिडा, ये दोनों कवरिंग मेम्ब्रेन बन जाती हैं ओवम के चारों ओर। और इस ओवम में सेकेंड मियोसिस स्टार्ट होकर मेटाफेज सेकेंड अरेस्ट हो जाती है, तब इसी को क्या कहने लगते हैं, मैच्योर फॉलिकल। अब ये तैयार है रप्चर के लिए, और रप्चर होकर के ओव्यूलेट हो जाएगा। 14th डे आने तक, डे 11 से स्टार्ट होकर डे 6-7 से स्टार्ट होकर के 11 डेज़ की ये साइकिल है, और 6-7 से लगभग स्टार्ट होकर 14 डेज़ आने तक ये जो है ये साइकिल, ये इतने सारे चेंजेस जो है कंप्लीट हो जाते हैं। ये पूरा चेंज जो है ये कहाँ से स्टार्ट होता है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जो है वो उसके ख़त्म होने के बाद के जो डेज़ हैं उसके बाद से ही ये स्टार्ट होता है, यानी इसी को फॉलिकुलर फेज कहते हैं। मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग 5 डेज़ के बाद जो 14th डे के पहले तक की स्टेज है उसमें ये सारा काम हो जाता है, ओव्यूलेशन तक हो जाता है। ठीक है, ग्राफियल फॉलिकल रप्चर्स टू रिलीज सेकेंडरी oocyte फ्रॉम ओवरी, और इसी प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं। देखिए
ये ग्राफियन फॉलिकल है और इसके अंदर से ओवम जो है ये रिलीज़ हो गया, यही प्रोसेस हो गई ओव्यूलेशन। और ओवम की जो लेयर थी जिसकी वजह से ये मैच्योर फॉलिकल कहलाया था, जोना पेल्यूसिडा और कोरोना रेडिएटा, ये दोनों लेयर्स जो है ये इसके मैच्योर फॉलिकल होने का प्रूफ थी। तो इसके साथ ही ये रिलीज़ होता है पूरा। ये oocyte जो है ये सेकेंडरी oocyte है जो मेटाफेज सेकेंड अरेस्ट स्टेज में है, ठीक है। तो यहाँ तक का पूरा प्रोसेस जो है ये होता है। अब इसमें सेकेंड, क्योंकि यहाँ पर सेकेंड मियोसिस स्टार्ट तो हुई है इस ओवम में सेकेंड मियोसिस स्टार्ट हुई है, लेकिन कंप्लीट नहीं हुई है। कब कंप्लीट होगी? जब स्पर्म जो है वो प्रेजेंट होगा फीमेल की बॉडी में और फर्टिलाइज करेगा ओवम को, तब उस टाइम पर मेटाफेज के आगे की प्रोसेस होगी, नहीं तो वो प्रोसेस नहीं होगी और ये ओवम भी वेजाइनल ब्लीडिंग के साथ वॉश आउट हो जाएगा, फीमेल की बॉडी से बाहर रिलीज हो जाएगा इसी स्टेज में। तो इतने चेंजेस तो ओवरी में होते हैं। इसके साथ ही साथ पैरेलल में ही कुछ चेंजेस जो होते हैं वो यूट्रस के मेम्ब्रेन में भी होते हैं। यूट्रस का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था कि पियर शेप्ड स्ट्रक्चर है, और ये पियर शेप्ड स्ट्रक्चर जो है इसमें इसकी 3 लाइनिंग होती हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। तो ये जो एंडोमेट्रियम है ये प्रोटेक्टिव लाइनिंग होती है और इसी यही लाइनिंग बार बार बनती है और टूटती है, यही लाइनिंग बनती है और टूटती है। ये एंडोमेट्रियम, इसको अलग कलर से दिखा देते हैं। ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग ही इस साइकिल के दौरान, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान यूट्रस में बनती है, थिक होती है और यहाँ से ओवम यहाँ पहुँचता है। अगर ओवम के आने के साथ साथ स्पर्म भी है तो ये लाइनिंग बनी रहेगी ताकि प्रेगनेंसी हो सके, और अगर नहीं है, स्पर्म अवेलेबल नहीं है, स्पर्म नहीं आ रहा है, तो ये लाइनिंग ही क्या होने लगती है, टूट कर गिरने लगती है। यही लाइनिंग, अंदर वाली लाइनिंग ही वेजाइनल ब्लीडिंग के रूप में रिलीज़ होने लगती है और इसी को मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कहते हैं। एंडोमेट्रियम लाइनिंग, किसकी लाइनिंग है? वो यूट्रस की लाइनिंग है। क्या बताया मैंने आपको कि ये जो यूट्रस की लाइनिंग है, फीमेल में यूट्रस है तो ये यूट्रस की ही लाइनिंग है एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। तो मायोमेट्रियम जो है ये मस्कुलर लाइनिंग है और पेरीमेट्रियम जो है ये प्रोटेक्टिव लाइनिंग है, और एंडोमेट्रियम जो है यही लाइनिंग जो है एपिथेलियल लाइनिंग है और यही थिकनिंग होती है, पीरियोडिक इसी की थिकनिंग होती है और टूट कर गिरती है। ये लाइनिंग की थिकनिंग स्टार्ट हो जाती है, कब से स्टार्ट हो जाती है? जैसे जैसे ये स्टेजेस शुरू होती हैं, जैसे जैसे ये स्टेजेस बनती हैं वैसे वैसे यहाँ पर ये लाइनिंग बनती जाती है, यूट्रस में लाइनिंग बनती जाती है। ओव्यूलेशन होता है, ओवम पहुँचने वाला होता है तो ये लाइनिंग और मोटे होती जाती है, लेकिन ओवम यहाँ पहुँच गया, ओवम यहाँ पहुँच गया, डे 21 तक आ गया और अभी तक स्पर्म नहीं पहुँचा है, तो क्या होगा? अब यही लाइनिंग जो है, जो बनी थी ये सारी लाइनिंग, यही पूरी टूट कर गिरने लगती है। यानी कि ये लाइनिंग बनती रहती है लगभग, आप कहिए कि डे 6-7 से लेकर के डे 22 तक, 22-23 तक ये बनती है लाइनिंग, और उसके बाद अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो टूटने की शुरुआत होती है 23, क्या आप कहिए कि इसको हम कह सकते हैं कि डे 5 से लेकर के लगभग 27-28 डे तक बनने रहती है, और उसके बाद भी अगर स्पर्म नहीं आया है तो यही लाइनिंग मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के रूप में रिलीज़ होती है। तो वो 5 डेज काउंट किए जाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ये मेंस्ट्रुअल फेज इसको कहते हैं। उसके बाद डे 6 से लेकर के लगभग 14-13 तक ये वाली प्रोसेस होती है, ये वाली
और 14 डे पे ओव्यूलेशन होता है। और फिर ओव्यूलेशन के बाद ओवम को यहाँ, जैसे ओवम यहाँ रिलीज़ हुआ होगा, लगभग यहाँ रिलीज़ होगा ओवम, यहाँ कहीं रिलीज़ होगा, फिर ये ओवम को यहाँ से यहाँ तक पहुँचना होता है। तो इसमें तब तक जो है ये लाइनिंग बनती रहेगी, और अगर ओवम पहुँच गया, स्पर्म नहीं पहुँचा, तो ये लाइनिंग टूटना शुरू हो जाएगी। यही प्रोसेस पीरियोडिकली होती है और इसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। तो यहाँ पर आपको काफ़ी चीज़ें मैंने बता दी। यहाँ पर ये देखेंगे कि अब जो ओवम तो रिलीज़ हो गया, लेकिन ये जो इसका फॉलिकल था, जिसको अब क्या कहने लगते हैं, इसके अंदर जो सेल्स थी ग्रैनुलोसा सेल्स बदल जाती हैं ल्यूटियल सेल्स में, और इस स्ट्रक्चर को कहने लगते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। मैंने आपको पहले ही बताया कि 21 डे तक, 21, 23, 24 डे तक ये बना रहता है, लगभग 1 हफ्ते से 10 दिन तक। उसके बाद ये किस में बदल जाता है, कॉर्पस एल्बिकेंस में, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो। लेकिन जितने दिन भी ये बना रहेगा प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ करेगा, इसीलिए कहा जाता है कि कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, एक एंडोक्राइन स्ट्रक्चर है। ये भी एक ग्लैंड की तरह स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ करता है। ठीक है, तो यानी कि बॉडी में प्रेगनेंसी के लिए पॉजिटिव कंडीशंस बनाए रखना इसका काम है। तो यहाँ इतना आपको रिलेट करके मैंने बताया कैसे कैसे स्ट्रक्चर्स चेंज होते हैं और क्या क्या होता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में डिटेल में हम लोग और कल डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, नहीं तो और भी चीज़ें हेल्प आपकी करेंगी। रिटर्न में लिखा हुआ अभी वीडियो आपको मिल जाएगा इस मेरे ही चैनल पर, और बाकी चीज़ें भी आपको मिल जाएंगी मेरे ही चैनल पर, आप सर्च करेंगे तो।